नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। एआई समिट पर राहुल गांधी का हमला, बोले बना प्रचार का मंच। एआई इवेंट में चीनी उत्पादों का विवाद, कांग्रेस हुई नाराज, बोले चीनी मीडिया ने हमारा मजाक उड़ाया, हमारे लिए बहुत शर्मनाक बात है। सुप्रीत ने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा के क्या मिला। रोबोटिक डॉग विवाद में गलगोटियास पर हुई कार्रवाई, एआई समिट एक्सपो से स्टॉल हटाने को कहा गया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को एआई इम्पैक्ट समिट पर कड़ा हमला बोला। उन्होंने इस कार्यक्रम को अव्यवस्थित पीआर तमाशा करार दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि भारत का डेटा बेचा जा रहा है और चीन के उत्पादों को भारत का बताकर दिखाया जा रहा है। उनका कहना था कि सरकार भारत की प्रतिभा और डेटा का सही इस्तेमाल करने के बजाय सिर्फ प्रचार में लगी हुई है। राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के एक पोस्ट को भी साझा किया जिसमें कहा गया कि मोदी सरकार ने एआई के मुद्दे पर भारत को दुनिया में मजाक बना दिया है। कांग्रेस के अनुसार एआई समिट में चीनी रोबोटों को भारतीय बताकर पेश किया गया। चीनी मीडिया ने इस पर भारत का मजाक उड़ाया। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव पर भी चीन के रोबोटों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया गया। कांग्रेस ने कहा कि एआई ऐसा क्षेत्र है जहां भारत अपने डेटा की ताकत से दुनिया में आगे हो सकता था, लेकिन सरकार ने इसे मजाक बनाकर रख दिया। बता दें, रोबोटिक डॉग विवाद तब बढ़ा जब गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एआई समिट एक्सपो में एक रोबोटिक डॉग दिखाया जिसका नाम ओरियन बताया गया, लेकिन आलोचकों का दावा है यह असल में चीन में बना है, न कि भारत में तैयार किया गया उत्पाद है। गलगोटियास यूनिवर्सिटी को एआई समिट एक्सपो में अपना स्टॉल तुरंत खाली करने के लिए कहा गया है। सूत्रों के मुताबिक यह फैसला उस विवाद के बाद लिया गया जिसमें यूनिवर्सिटी द्वारा दिखाया गया रोबोटिक डॉग की तकनीक और मालिकाना हक पर सवाल खड़े हुए। यह विवाद तब शुरू हुआ जब सोशल मीडिया पर आरोप लगे कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी ने एआई समिट में ओरियन नाम से जिस रोबोटिक डॉग को दिखाया वो दरअसल चीन की कंपनी यूनिट्री का गो टू मॉडल है और यूनिवर्सिटी की खुद की बनाई हुई तकनीक नहीं। आरोपों के बाद यूनिवर्सिटी को भारी ऑनलाइन विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने कहा कि आयातित तकनीक को देश में बनी तकनीक बताकर पेश किया गया, जो गलत है। इसके बाद गलगोटिया ने सफाई भी दी और कहा कि उसने कभी भी यह दावा नहीं किया कि रोबोटिक डॉग उसी ने बनाया है। यूनिवर्सिटी के अनुसार यह रोबोट छात्रों के सीखने और प्रयोग के लिए लाया गया था। गलगोटियास यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर नेहा सिंह ने एआई समिट एक्सपो में लगे स्टॉल को लेकर चल रही खबरों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि जो विवाद हुआ वो सही तरीके से बात ना रख पाने की वजह से पैदा हुआ। प्रोफेसर नेहा सिंह ने कहा वो इस बात की जिम्मेदारी लेती हैं कि शायद उन्होंने चीजों को ठीक से समझा नहीं पाया। उनका कहना है कि पूरा काम बहुत जोश और जल्दबाजी में हुआ, इसलिए बात साफ तरीके से सामने नहीं आ सकी और लोगों ने इरादे को गलत समझ लिया। उन्होंने साफ कहा कि यूनिवर्सिटी ने कभी भी ये दावा नहीं किया कि रोबोट डॉग उन्होंने बनाया है। उनका कहना है कि ये रोबोट छात्रों को प्रेरित करने के लिए दिखाया गया था ताकि वो इससे बेहतर तकनीक खुद विकसित करने के लिए आगे आए। प्रोफेसर नेहा सिंह ने यह भी कहा कि गलगोटियास यूनिवर्सिटी का मकसद छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों से जोड़कर भविष्य के लीडर तैयार करना है और यह काम आगे भी जारी रहेगा। स्टॉल खाली कराने की खबरों पर उन्होंने कहा उन्हें ऐसी किसी जानकारी के बारे में पता नहीं है। उनके मुताबिक आज हम सभी यहाँ मौजूद हैं। कांग्रेस नेता सुप्रीत ने एआई समिट में दिखाए गए चीनी रोबोट पर चीनी मीडिया के पोस्ट को ट्वीट किया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा यह अंतर्राष्ट्रीय बेइज्जती करा के क्या मिला, लफ्फाजी का यही नतीजा है। ऊपर से नीचे तक सबको लगता है सब चलता है। वहीं उन्होंने अश्विनी वैष्णव के ट्वीट को भी निशाने पर लिया जिसमें उन्होंने चीन के रोबोट को भारत का बताकर वाहवाही की। सुप्रीत ने लिखा आप इसे पोस्ट करके आखिर साबित क्या करना चाहते हैं? कम्युनिटी नोट्स, चीन की ओर से मजाक उड़ाया जाना, भारत की और ज्यादा बेइज्जती, ये शर्मनाक है। कुछ लोगों ने बाहर से रोबोट मंगाकर उसे अपना बताकर दिखाया और सच सबके सामने आ जाने के बाद भी इसे पोस्ट करना और भी ज्यादा ढिठाई है। रील मंत्री इसे डिलीट कर दीजिए। हालांकि अब उनका ट्वीट दिखाई नहीं दे रहा है, शायद डिलीट हुआ। महाराष्ट्र में मुस्लिम आरक्षण पर अंतिम रोक प्रक्रिया खत्म, 2014 के आरक्षण आदेश रद्द। महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक आदेश जारी कर राज्य में मुस्लिम आरक्षण से जुड़े जाति प्रमाण पत्र और वेरिफिकेशन की पूरी प्रक्रिया खत्म कर दी है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि सरकारी और अर्ध सरकारी नौकरियां तथा शिक्षा में मुस्लिम आरक्षण अब लागू नहीं रहेगा। सरकार के इस आदेश से जमीनी हालात में कोई नया बदलाव नहीं हुआ है क्योंकि यह आरक्षण पहले से ही कानूनी अड़चनों के कारण लागू नहीं हो पाया था। लेकिन अब इस आदेश के जरिए सरकार ने आधिकारिक रूप से यह स्पष्ट कर दिया है कि मुस्लिम आरक्षण की प्रक्रिया खत्म मानी जाएगी।
दरअसल साल 2014 में तत्कालीन कांग्रेस एनसीपी सरकार ने मराठा और मुस्लिम समुदाय के लिए SEBC यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा वर्ग श्रेणी बनाकर आरक्षण की घोषणा की थी। मराठाओं को 16% आरक्षण, मुसलमानों को 5% आरक्षण देने का ऐलान हुआ। मुस्लिम आरक्षण की मांग लंबे समय से चली आ रही थी और सच्चर समिति ने भी इसकी सिफारिश की थी, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार ने 2014 और 2015 में जारी सभी पुराने आदेश रद्द कर दिए हैं, जिनके तहत मुस्लिम आरक्षण के लिए जाति प्रमाण पत्र और वैधता की प्रक्रिया चल रही थी। एप्स्टीन फाइल्स पर राहुल गांधी के दावों पर बोले रिजिजू, बोले राहुल गांधी बिना सच्चाई की बातें करते हैं, बोले बिना किसी आधार के प्रधानमंत्री का नाम घसीटना गलत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा एप्स्टीन फाइल्स को लेकर लगाए गए आरोपों पर केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने तीखी प्रतिक्रिया दी। NI को दिए इंटरव्यू में किरेन रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बिना सच्चाई की बातें करते हैं, इसलिए उनके समर्थक भी उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लेते। किरेन रिजिजू ने कहा कि अगर पीएम ने किसी से मुलाकात की है या कोई दस्तावेज मौजूद हैं तो उन्हें सामने रखा जाए। बिना किसी आधार के प्रधानमंत्री का नाम घसीटना गलत है, इससे देश में निराशा और हताशा फैलती है। केंद्रीय मंत्री ने राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वो भारत की सुरक्षा के लिए सबसे खतरनाक व्यक्ति बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का संपर्क भारत विरोधी ताकतों से है। रिजिजू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी देश और विदेश में नक्सलियों, चरमपंथियों, कट्टर विचारधारा वाले लोगों और जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्तियों से मिलते रहते हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह के संबंध देश की सुरक्षा के लिए खतरा है। ऐसे बयानों से भारत की छवि को नुकसान पहुंचता है। UN विशेषज्ञ बोले एप्स्टीन के अपराध मानवता विरोधी, लाखों फाइलें खुलासा करते हैं, वैश्विक अपराध नेटवर्क था। संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने कहा है कि अपराधी जेफरी एप्स्टीन द्वारा किए गए अत्याचार मानवता के खिलाफ अपराध की परिभाषा में आ सकते हैं। मंगलवार को UN मानवाधिकार परिषद यानी UNHRC के स्वतंत्र विशेषज्ञों ने US सरकार द्वारा जारी लाखों फाइलों के आधार पर यह बयान दिया। इन दस्तावेजों में महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ अत्याचार, नस्लवाद और भ्रष्टाचार की कहानी सामने आई। एक्सपर्ट्स ने कहा कि इतने गंभीर, व्यवस्थित और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैली हुई हिंसा की प्रकृति को देखते हुए इनमें से कई कृत्य मानवता के खिलाफ अपराध की कानूनी श्रेणी में आ सकते हैं। UNHRC पैनल ने एप्स्टीन और उनके सहयोगियों के खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग की, जिनमें वैश्विक राजनीति, व्यापार, विज्ञान और संस्कृति के प्रमुख लोग शामिल हैं। विशेषज्ञों ने कहा कि फाइलों से यह पता चलता है कि एप्स्टीन का नेटवर्क वैश्विक अपराधी संगठन जैसा था। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन सभी आरोपों की स्वतंत्र, पूरी और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और यह पता लगाया जाना चाहिए कि अपराध इतने लंबे समय तक कैसे होते रहे। जमात इस्लामी के नेता से मिले विक्रम मिस्री, भारतीय विदेश सचिव ने उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी। शपथ ग्रहण समारोह में भारत की ओर से पहुंचे ओम बिरला पीएम तारिक रहमान से मुलाकात कर पीएम मोदी का बधाई संदेश दिया। बांग्लादेश में BNP के नेतृत्व में सरकार का गठन के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बांग्लादेश में मुख्य विपक्ष के रूप में उभरी जमात इस्लामी के नेता डॉक्टर शफीकुर रहमान से मुलाकात की। ढाका स्थित भारतीय उच्चायोग ने एक्स पर उसकी जानकारी देते हुए इसे एक शिष्टाचार मुलाकात बताया। बयान के अनुसार ये बैठक मंगलवार को बांग्लादेश की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हुई थी। भारतीय विदेश सचिव ने जमात इस्लामी के नेता को उनकी नई भूमिका के लिए बधाई दी और कहा कि बांग्लादेश के साथ भारत के रिश्ते आम लोगों के हितों से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शफीकुर रहमान ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक रिश्तों पर जोर देते हुए द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की उम्मीद जाहिर की। शपथ ग्रहण समारोह में भारत के लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला पहुंचे थे और उन्होंने नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री तारिक रहमान से मुलाकात कर उन्हें पीएम मोदी का बधाई संदेश दिया। पीएम मोदी ने तारिक रहमान को भारत आने का न्योता भी दिया है। भारत ने इजरायली बस्तियों पर निंदा प्रस्ताव ठुकराया। 85 देशों के निंदा प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। मोदी की इजरायल यात्रा से पहले यह कदम उठाया है। भारत ने उन 85 देशों का साथ नहीं देने का फैसला किया जो फिलिस्तीन इलाके यानी वेस्ट बैंक में इजरायली बस्तियों के विस्तार की आलोचना कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में इस निंदा प्रस्ताव पर हस्ताक्षर करने वालों में फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी जैसे यूरोपीय देश, साथ ही चीन, रूस, सऊदी अरब और UAE शामिल थे। भारत का यह कदम अगले हफ्ते होने वाली प्रधानमंत्री मोदी की इजरायल यात्रा से ठीक पहले आया। वहीं 85 से ज्यादा देशों और संगठनों ने इजरायल के हालिया फैसले की कड़ी निंदा की। ये फैसले कब्जे वाले वेस्ट बैंक में इजरायल की गैर कानूनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए हैं। इटली के बैंक की जांच से घिरा अडानी ग्रुप, चांगली और साथी के खातों की जांच, विदेशी खातों से शेयर निवेश पर शक, जांच पर अडानी समूह बोला आरोप बेबुनियाद।
हिंडनबर्ग रिपोर्ट के झटके से अभी अडानी ग्रुप पूरी तरह उबरा भी नहीं था कि अब यूरोप से एक बड़ी खबर आ रही है। इटली के सबसे बड़े बैंक इंटेंसा सान पाओलो ने अडानी परिवार से जुड़े संदिग्ध लेन देन की जांच की। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस जांच में 3 अरब डॉलर यानी करीब 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति और संदिग्ध खातों का पता चला है। ये पूरी जांच गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी के 2 कारोबारियों ताइवानी कारोबारी चांग चुंग लिंग और दुबई के नासिर अली शाबान अहली के इर्द गिर्द घूम रही है। बैंक की आंतरिक जांच में 3 ऐसे खाते मिले जिनमें 3 अरब डॉलर से ज्यादा की भारी भरकम संपत्ति जमा थी। बैंक को अंदेशा है इस पैसे का इस्तेमाल अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में निवेश के लिए किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि विनोद अडानी की यूएई स्थित कंपनी और चांग की कंपनी के बीच कर्ज से जुड़े कई लेन देन हुए थे। हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद इटली के इस बैंक ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग नियमों के तहत एहतियात बरतते हुए इन खातों पर पाबंदी लगा दी है। अब बिना विशेष अनुमति के इन खातों से कोई लेन देन नहीं हो सकेगा। वहीं फरवरी 2023 में हुई बैंक के साथ मीटिंग में इन दोनों कारोबारियों ने स्वीकार किया कि ये खाते उन्हीं के हैं। दोनों ने बैंक को लिखित में बताया कि उन्होंने ये निवेश इसलिए किया क्योंकि वो अडानी परिवार के करीबी हैं और उनसे उनके निजी संबंध हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने हमेशा किसी भी गलत काम से इनकार किया है। इटली के बैंक की जांच पर टिप्पणी मांगे जाने पर अडानी समूह के प्रवक्ता ने कहा कि जिन लोगों यानी चांग और अहली को अडानी परिवार का मुखौटा यानी फ्रंट मैन बताया जा रहा है वो असल में पब्लिक शेयर होल्डर यानी आम निवेशक हैं। प्रवक्ता ने लिखा कि भारतीय कानून के अनुसार शेयर बाजार में लिस्टेड कोई भी कंपनी तय नहीं करती कि उसके शेयर कौन खरीदेगा। न ही कंपनी को यह पता होता है कि उन निवेशकों के पास पैसा कहां से आ रहा है। ये जिम्मेदारी रेगुलेटर्स यानी सेबी को होती है। ग्रुप ने कहा यह कहना बिल्कुल गलत है कि उन्होंने अपने प्रमोटर्स के शेयरों की जानकारी छिपाई है। उन्होंने कानून के हिसाब से सारी जानकारी सरकार को दी है। प्रवक्ता ने यह भी कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट के आरोपों का वो पहले ही जवाब दे चुके हैं। भारत की सबसे बड़ी अदालतों और रेगुलेटर्स ने, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी शामिल है, इन मामलों की पूरी जांच कर ली है। अडानी ग्रुप का कहना है कि उनकी सभी कंपनियां हर देश के कानून का पालन कर रही हैं और उन्हें भारत की कानूनी व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। वहीं जिन 2 कारोबारियों पर सवाल उठे थे यानी चांग और अहली, उन्होंने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। बरेली डीएम एसएसपी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कॉन्टेम्प्ट नोटिस दिया। दोनों अधिकारियों ने नहीं किया था हाई कोर्ट के आदेश का पालन। आदेश था निजी संपत्ति पर नमाज के लिए अनुमति की जरूरत नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को बरेली के जिला मजिस्ट्रेट यानी डीएम और सीनियर पुलिस अधीक्षक यानी एसएसपी को कॉन्टेम्प्ट नोटिस जारी करने का निर्देश दिया। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि दोनों अधिकारियों ने जनवरी में दिए गए हाई कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। उस आदेश में कहा गया था कि निजी संपत्ति पर नमाज या धार्मिक प्रार्थना के लिए किसी अनुमति की जरूरत नहीं है। यह मामला तारिक खान द्वारा दायर याचिका से जुड़ा है। कोर्ट ने पूछा ये याचिका क्यों दायर की गई। याचिकाकर्ता ने अदालत को पिछले महीने हुई एक घटना के बारे में बताया। जनवरी में पुलिस ने खान सहित एक समूह को उसी जगह नमाज पढ़ने के आरोप में पूछताछ के लिए बुलाया था। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने यह याचिका इसलिए दायर की है क्योंकि रमजान का महीना नजदीक है और उन्होंने अपने निजी स्थान पर नमाज और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी है। खान के वकील राजेश कुमार गौतम ने बताया कि मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और एसएसपी को कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के तहत नोटिस जारी करने का आदेश दिया। साथ ही कोर्ट ने कहा कि राज्य के वकील से अनुरोध है कि इस मामले में निर्देश लें। अगली सुनवाई तक याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई जबरदस्ती कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च के लिए तय की है। इमरान खान की सेहत पर बड़ी चिंता, बहनों का आरोप, हत्या की साजिश हो रही है। पूर्व क्रिकेटरों की पाक सरकार से अपील। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी इमरान खान की सेहत को लेकर उनकी बहनों ने गंभीर आरोप लगाए। उनकी बहन डॉक्टर उज़्मा खान और अलीमा खान का कहना है कि मोहसिन नकवी और पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर इमरान खान को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहे हैं। डॉक्टर उज़्मा खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हाल ही में जेल में हुई मुलाकात के दौरान इमरान खान ने उनसे कहा ये लोग मुझे मार डालेंगे, इसकी पूरी योजना बना ली गई है। अलीमा खान ने यह भी दावा किया कि उनके भाई की आंख की हालत लगातार खराब हो रही है, लेकिन उन्हें अपने भरोसेमंद डॉक्टरों से इलाज की अनुमति नहीं दी जा रही। उन्होंने कहा कि हमें धमकाया जा रहा है, अगर इमरान खान या हमारे साथ कुछ हुआ तो इसके जिम्मेदार लोग बच नहीं पाएंगे। बता दें इमरान खान को लेकर दुनिया के कई पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कप्तानों जैसे सुनील गावस्कर, कपिल देव, ग्रेग चैपल और क्लाइव लॉयड ने पाकिस्तानी सरकार से इमरान खान के साथ निष्पक्ष और मानवीय व्यवहार की अपील की है। नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान आज करो या मरो की स्थिति में, हारी तो T20 वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा है पाकिस्तान पर।
T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान के लिए एक अहम मुकाबला है। नामीबिया के खिलाफ पाकिस्तान आज करो या मरो की स्थिति में होगा। सलमान आगा के नेतृत्व में खेल रही पाकिस्तान की टीम अगर ये मुकाबला जीतती है तो वो सुपर 8 में पहुंच जाएगी, लेकिन हार से उसके सामने T20 वर्ल्ड कप के बाहर होने का खतरा है। पिछली बार अमेरिका के हाथों हारकर पाकिस्तान ग्रुप स्टेज में ही T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गया था। पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में 3 मुकाबले खेलकर 2 जीत के साथ 4 अंक जुटाए हैं। हालांकि नेट रन के आधार पर वो अमेरिका से पीछे है। नामीबिया के साथ ग्रुप ए में पाकिस्तान का यह आखिरी मैच है जो बुधवार को शाम 3 बजे खेला जाएगा। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए satyhindy.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.